Good morning, students. Now, today we are starting with, as per the commitment, Indian economy between 1950 and 1990. हमने पहला लास्ट टॉपिक देखा क्या? इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर गए तो हमारी इकोनॉमी का क्या स्टेट था. नाउ आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विद मैनी डेवलपमेंट पॉलिसीज़. हमने बहुत सारी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करी और वी हैव पुट डाउन सम प्लानिंग and some plans and policies and they were in lots of 5 years कि हम हर 5 साल पे अपने डेवलपमेंट को चेक करते थे. So the first topic today we are going to deal with, that will be economic planning and the topic is 5-year plans, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा. But there are some more things which we have to study in Indian economy between 1950 to 1990. 1950 से 1990 के बीच में हमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी ज़रूरी हैं. तो वी विल बी गोइंग थ्रू लाइक दिस. इकोनॉमिक प्लानिंग, द 5-year plans which was taken by Indian government. एग्रीकल्चर, बिकॉज वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी तो वी हैव टू पुट सम स्ट्रेस. तो हम इसके 4 पार्ट्स में इसको स्टडी करेंगे. पहला इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ 5 years, देन एग्रीकल्चर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आर इकोनॉमी. भाई हम कृषि प्रधान देश हैं तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है. दूसरा, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही वो कैसी रही उन 40 सालों में और क्यों 40 सालों के बाद हमको उनको बदलना पड़ा. एंड द फॉरेन ट्रेड. तो ये 4 चीज़ें हमारी होंगी. इन 4 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे 1950 टू 1990 के शेड्यूल को. एंड देन वी विल मूव फर्दर विद अदर चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक टुडे. अब देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. इकोनॉमिक प्लानिंग इन 5 years. 5-year प्लान हिंदी में क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजनाएं. जिसे कौन करता है? हमारा प्लानिंग कमीशन करता है. सो अब ये 5-year प्लान्स कहाँ से आए, कैसे इन प्लान्स की शुरुआत हुई. लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, व्हाट वी वांट टू डू बेसिकली. तो हमारे कोर ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग सबसे पहले देखते हैं. पहला क्या है? रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, उनका रैशनल मैनेजमेंट. दे शुड नॉट बी वेस्टेड, उनकी बर्बादी ना हो. बेस्ट पॉसिबल व्यूज़ में उनका इस्तेमाल किया जाए. सोशल वेलफेयर. हमारी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को भी रखा गया एज अ ऑब्जेक्टिव. एंड द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, यानी हमारे आउटपुट को बढ़ाने के लिए. तो ये हमारे 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स थे. रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, लोगों के बारे में भी सोचना है, सोसाइटी का जो हमारा एक अलाइनमेंट है दैट शुड बी नरिश्ड एंड डेवलप्ड, एंड द जीडीपी हैज़ टू बी इंक्रीज्ड. अब ये सोशल वेलफेयर क्यों आया हमारे यहाँ पे? बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. हम मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर चल रहे थे. हम पहले भी पढ़ चुके हैं. दुनिया में 3 तरीके की इकोनॉमीज़ हैं. कैपिटलिस्ट, जो कि प्योर मार्केट इकोनॉमी होती है, बिजनेस ओरिएंटेड. सोशलिस्ट, जो कि लोगों के केवल वेलफेयर के बारे में सोचती है अलॉन्ग विद सम इंडस्ट्रियल इनपुट्स ऑल्सो. एंड द थर्ड इज मिक्स, जो कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों की मिलके बनती है. तो पहली कौन सी हुई? कैपिटलिस्ट. एग्जाम्पल यूएस, ब्रिटेन. अगर हम सोशलिस्ट की बात करें तो रशिया, चाइना, कोरिया, ये सब क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं यहाँ पे. और हमारी इकोनॉमी कैसी, इन दोनों से मिलके बनी हुई है. हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी सोचेंगे, पैरेलली लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोचेंगे. सो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, द इंडिया हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड विद मिक्स्ड इकोनॉमी बाय जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब हमारे पास कुछ सवाल आए इसके बाद जो कि हम पढ़ चुके हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स विच वी हैव टू डील नाउ. क्या बनाएं कि लोगों को बेनिफिट हो, इकोनॉमी ग्रो करे. कैसे बनाएं इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं तो हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो वी नीड कैपिटल इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स. और किन के लिए बनाएं? फॉर द मास पॉपुलेशन और फॉर द एस्टीम्ड और अ इकोनॉमिकली साउंड पॉपुलेशन. तो बीइंग अ सोशल वेलफेयर कंट्री, शुरुआत में हमने इन जनरल उन चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू किया जो कि लोगों के लिए ज़रूरी थी. बिकॉज वी नीड टू इस्टेब्लिश आर इकोनॉमी. सो वी विल मूव अवे लाइक दिस. कोर ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे.
अब आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानते हैं कैसे ये आई एग्जिस्टेंस में। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आज़ादी के बाद हमारी इकॉनमी को और हमारी कंट्री को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करी, जिन्होंने प्लानिंग की हम किस तरीके से पॉलिसी शुरू करें, या डिस्कशन हैज़ स्टार्टेड विद द मिनिस्टर्स ऑफ हिज मिनिस्ट्री। तो उस समय क्या हुआ, एक एग्जिस्टेंस में आए एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्हें हम कहते हैं मिस्टर पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्होंने हिंदुस्तान में स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन रखी, इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है इंडिया में। और इन्होंने आपके इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की भी फाउंडेशन रखी। एंड अंडर हिज चेयरमैनशिप इंडिया हैज़ स्टार्टेड हिज इकोनॉमिक प्लानिंग। इनकी चेयरमैनशिप में इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करी। तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस जो कि हमारे 5 ईयर प्लान्स के पहले चेयरमैन हुए और फाउंडेशन रखने वाले बेसिक फाउंडर मेंबर। So this was an important thing which we have to keep in mind. अब महालनोबिस साहब के चेयरमैनशिप में 1950 में, इन 1950 में इंडियन इकॉनमी में प्लानिंग शुरू हुई। तो ये डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई है 1950। एंड द थिंग विच केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट इज प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग आ गया। यानी प्लानिंग कमीशन जिसका एक चेयरमैन हुआ करता था, एक काउंसिल हुआ करती थी, और वो काउंसिल डिसाइड करती थी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इकॉनमी। वो अपने स्टैटिस्टिकल सर्वेस किया करती थी और उसके बेसिस पर सजेशंस देती थी और प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स बना करते थे। बट एक चीज़ और जो काफ़ी बहुत बड़ा चेंज हुआ इन 2015, जनवरी 2015 में इस प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई जिसे हम कहते हैं नीति आयोग। जनवरी 2015 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन आ गई, नीति आयोग। अब ये उस काउंसिल से हटके डायरेक्ट मिनिस्टर्स के और आपके जो रूलिंग पावर गवर्नमेंट होती थी वो डायरेक्टली इस चीज़ को अपने कंट्रोल में लेने लगी। और दैट उस केस में क्या हुआ, नीति आयोग बना और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स शेड्यूल करते हैं। बाकी दे आर ऑल्सो डूइंग फॉर द प्लानिंग, बट ये है कि इसमें जो है आपके जो मशीनरी की जो एक कह लो नंबर ऑफ स्टेप्स विच वेयर इन्वॉल्व दे हैव बीन रिड्यूस्ड इन नीति आयोग। तो अब प्लानिंग कमीशन के बाद हमारे पास क्या आ गया था, नीति आयोग। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्लानिंग कमीशन को ही स्टडी करेंगे क्योंकि हम 1950 से 1990 की बात कर रहे हैं। सो वील मूव फर्दर। अब इस प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, कैसे हमारे 5 ईयर प्लान्स एग्जिस्टेंस में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 ईयर प्लान्स क्या थे। अब 5 ईयर प्लान्स क्या थे, 5 ईयर प्लान्स दो तरीके से बनाए गए, दो उनके ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए। एक कोर गोल्स बनाए गए, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग पीरियड गोल्स, और एक शॉर्ट पीरियड गोल्स बनाए गए। लॉन्ग पीरियड गोल्स जो थे वो हर प्लान्स में थे, मीन्स दे हैव टू बी फॉलोड इन एवरी प्लान। बट शॉर्ट पीरियड गोल्स को हमने क्या किया, we have limited them to specific plans कि भाई हमारे अगले 100 सालों में ये चीज़ें हमें पूरी करनी है। कुछ बहुत बड़े गोल्स थे तो वो हर प्लान के लिए पार्ट बन गए। कुछ ऐसी चीज़ें थी विच नीड्स रिक्वायर्स अ टाइम पीरियड ऑफ 3 years और 2 years एंड जो कि कंटिजेंट है, सामने कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहिए, तो उनको हमने शॉर्ट पीरियड गोल्स बना दिए और स्पेसिफिक प्लान्स में उनको इनहेरिट कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से थे जो कि हमने हर प्लान्स में डाले। सो लॉन्ग पीरियड्स गोल्स में देखते हैं, सबसे पहला क्या है, जीडीपी ग्रोथ। यानी गवर्नमेंट ने सोचा कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। हमको आउटपुट इकोनॉमी का बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें अपने इंडस्ट्रीज़ के आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा, कैपिटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। वी नीड स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, आयरन, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड फूड प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हमारे जीडीपी को बढ़ाएंगी, क्योंकि हमें अपने फूड कंजम्पशन को भी स्टेबलाइज करना था, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग सफिशिएंट फूड ग्रेन, और हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, तो जीडीपी ग्रोथ में नेचुरली एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट होगा।
देन सेकेंड थिंग विच वॉज देयर, इक्विटी, यानी जब हम अपने देश को बना रहे हैं तो हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, द वेल्थ, इनकम एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पीपल। ऐसा ना हो कि किसी एक सेगमेंट को बहुत ज़्यादा मिल जाए और किसी एक सेगमेंट को बहुत कम मिले। देन मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू पॉलिसीज हैज़ टू बी इंक्लूडेड। ये हमारा एक प्लान था कि हम अपने यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़, नई इंडस्ट्रीज़, नई मशीनरीज, नए प्रोसेस, इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करें। देन सेल्फ सफिशिएंसी, अभी तक हम क्या थे, वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़। आज़ादी के बाद हमें काफ़ी समय तक अनाज तक बाहर से मंगवा के खाना पड़ा एंड दैट वाज ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। तो हम अपने आप को फूड ग्रेन्स के लिए सेल्फ सफिशिएंट बना रहे थे, और उसके अलावा इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीज़ों में। एंड लास्टली फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी हमको अपने यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ देनी थी, बिकॉज डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। सो वी हैव मूव विद दीज 5 ईयर प्लान्स। ये हमारे कॉमन गोल्स थे जो हर 5 वर्षीय योजना में थे, जीडीपी ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। सो दीज 5 गोल्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो 5 ईयर गोल थे। अब ये हुआ कि कुछ गोल्स ऐसे थे जो कि प्लान स्पेसिफिक थे, तो अब हम शॉर्ट पीरियड गोल्स के बारे में जानते हैं। वो कौन से थे? दे वेयर प्लान स्पेसिफिक। अब वो प्लान स्पेसिफिक थे हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स, उनको देखते हैं वो कौन से हैं। पहले प्लान को देखते हैं, डेट्स याद रखिएगा पहले प्लान की कम से कम, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड कि हमारा पहला 5 ईयर प्लान कब बना था। तो दैट वाज इन अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड वेल्थ। तो वो 5 गोल्स तो है ही। अलॉन्ग विद दिस, इन दीज 5 ईयर्स हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ शुड बी इक्वली अमंग द पीपल। तो ये हमारे पहले प्लान पे हमने ज़्यादा फोकस किया एज अ शॉर्ट पीरियड गोल। सेकेंड प्लान हमारा कब शुरू हुआ? इट स्टार्टेड इन 1956 एंड एंडेड इन 1961। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना। थर्ड प्लान क्या कह रहा है? 61 में शुरू हुआ और 66 में ख़त्म हुआ, 5 सालों में। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी हमारे यहाँ इतना अनाज पैदा हो कि हम अपनी पॉपुलेशन को कम से कम उसके कंजम्पशन को पूरा कर सकें। देन इन फोर्थ प्लान, अब आप देखिए यहाँ पे फिर थर्ड प्लान 66 में ख़त्म हुआ और फोर्थ प्लान आपका 1969 में शुरू हुआ। तो कई बार ऐसा हुआ कि ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स एंड सम स्टेबल सिचुएशंस हमको एक साल के भी प्लान्स बनाने पड़े। तो वहाँ पर क्या हुआ? यू मे गेट अ गैप इन बिटवीन कि 66 के बाद 69, तो यहाँ बीच में आपके 67, 68 और 69 3 1 ईयर प्लान्स वी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। तो इस वजह से वो गैप्स आपको मिलेंगे। देन इन नेक्स्ट प्लान, फिफ्थ प्लान में हमने क्या किया? पॉवर्टी के बारे में सोचा, और नेक्स्ट 6 प्लान में भी पॉवर्टी वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसे हमें इंक्रीज करना था। गरीबी बहुत ज़्यादा थी ब्रिटिश रूल ख़त्म होने के बाद। तो दैट स्टार्टेड इन 74 एंड एंडेड इन 85। तो हमने करीब 10 सालों तक पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए अपने प्लान्स में शॉर्ट टर्म गोल्स को इनहेरिट करते रहे। 7th प्लान किस चीज़ को लेकर चल रहा था? दैट वाज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो कि 85 से 90 के बीच में चला। सारी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, बट एटलीस्ट फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। कुछ और प्लान्स भी हैं। 12th प्लान तक चला, क्योंकि 12th प्लान 2012 से 2017 तक चला, बट इन 15 नीति आयोग आ गया, तो थिंग्स हैव चेंज्ड। देखते 8th प्लान में क्या हमने देखा। 8th प्लान 1992 से 1997 तक चला, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज, क्या था ऑब्जेक्टिव इसका? फुल एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी हमने रोजगार और शिक्षा के बारे में 8th प्लान में जो सोचा 1992 से 1997।
अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ें बंद हो जाती थी प्लान्स के बाद, जो पॉलिसी शुरू हो गई दे विल कीप ऑन गोइंग इन टू द नेक्स्ट प्लान्स ऑल्सो। नाइन्थ प्लान ने क्या कहा? नाइन्थ प्लान क्या कह रहा है हमारा? प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसकी बात हम करने लगे। टेंथ प्लान क्या कह रहा था? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों का अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की बात करी गई। 11th प्लान वॉज मोस्ट फोकस्ड ऑन पॉवर्टी एंड जॉब क्रिएशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और 12th प्लान क्या कह रहा था? फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब हम इस स्थिति में आ गए थे कि हमें अपने इंफ्रा को और ज़्यादा मोबिलाइज करना था। तो अगर आप इस फ्लो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, सबसे पहले हमने खाना इकट्ठा किया, फिर हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ इकट्ठी करी ताकि हम अपने इंफ्रा को डेवलप कर सकें, फिर हमने एजुकेशन, फिर गरीबी, और फिर धीरे धीरे पॉप हाइजीन और सोशल वेलफेयर, इन सारी चीज़ों में हम अपने आप को इनकॉर्पोरेट करते चले गए। एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ फास्टर पेस ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो ये तो भाई हमारे थे शॉर्ट पीरियड गोल्स। अब इन शॉर्ट पीरियड गोल्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं कि आखिर हमारी जो फीचर्स क्या रहे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के। अभी तक तो हमने ये देख लिया कि हम ये करना चाहते थे, तो अब ये फीचर्स क्या हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के, देखते हैं। सबसे पहली चीज़, पहला फीचर क्या कह रहा है यहाँ पे? हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। अब सरकार को एक कंट्रोल ग्रोथ चाहिए थी, वेलफेयर और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, तो हमें पब्लिक सेक्टर के पास जाना पड़ा। दूसरी चीज़ ये भी थी कि प्राइवेट सेक्टर इतना कैपेबल नहीं था कि वो इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर सके, सो वी हैव टू रिलाई ऑन पब्लिक सेक्टर्स। बाद में ये पब्लिक सेक्टर्स प्रॉब्लम भी बने इकोनॉमी के लिए, लेकिन शुरुआत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड दे वर द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। तो हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर्स पर ज़्यादातर फोकस किया। अब इस केस में हमने क्या किया? मैक्सिमम जो सबसे सेंट्रली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, 17 इंडस्ट्रीज वेयर given to the public sector. Iron, steel, power, defense, the railways, everything has been given to the public sector, and rest some industries ancillary units were given to the private sector, जो कि 12 या 13 इंडस्ट्रीज के टाइप्स थे। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आते हैं क्या है? रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब ये क्या हुआ? इन्होंने लाइसेंसिंग, जो कि ब्रिटिश रूल में थी, इन्होंने उस लाइसेंसिंग को काफ़ी हद तक लागू रखा। अगर एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है तो दे नीड टू मैनी अप्रूवल्स, उनको बहुत सारे अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती थी। आपके यहाँ पे लाइसेंसिंग वॉज रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्टेज। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, नए यूनिट शुरू करना चाहते हो, तो यू नीड लाइसेंसेस। तो दैट वॉज अ प्रॉब्लम विच बिकेम्स अ प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रीज़ की प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया इतना ज़्यादा। दूसरी चीज़, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट भी लाया गया, कि जिससे बड़े जो प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन या मार्केट डोमिनेंस नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम वेलफेयर की बात सोच रहे थे। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि हमारी बाकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप नहीं हो पाई। तो इस MRTP एक्ट का आपको एम्फेसिस इस थर्ड पॉइंट में भी दिखेगा। अगर आप देखोगे, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को तो प्रोटेक्ट करना शुरू किया, जैसे हथकरघा उद्योग, आपका कॉटन की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सरकार ने, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश करी, उनको आपको इकोनॉमिक सपोर्ट्स दिए। लेकिन आपके जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनके साथ क्या हुआ? दे हैव बीन रेगुलेटेड थ्रू MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इस एक्ट ने क्या किया कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हो जिससे मार्केट में आपकी मोनोपोली बनती हो, आप कस्टमर को बाउंड कर सकते हो। तो इस MRTP एक्ट की वजह से भी क्या हुआ? इन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ने में प्रॉब्लम हुई। दैट वाज आल्सो अ फीचर ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज बिटवीन 1950 टू 1990। देन डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ जो कि बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, जैसे आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पावर, रेलवे। इन स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया, क्योंकि हमें इंफ्रा की ज़रूरत थी टू मेक आवर इकोनॉमी, टू कन्वर्ट आवर इकोनॉमी इनटू अ फास्ट और डेवलपिंग इकोनॉमी।
तो इन पर काफ़ी इम्फेसिस दिया गया। आपकी महारत्ना कंपनीज और मिनी रत्ना कंपनीज यहीं से शुरू हुई बनना। देन फोकस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए भाई अगर लोग सेव करेंगे तभी आपके पास कैपिटल फ्लोट करेगा मार्केट में, तो वी नीड सेविंग्स। देन अलॉन्ग विद इफ पीपल हैव मनी दे शुड इन्वेस्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अच्छे सेविंग प्लान्स लाए जिससे कि लोग पैसा सेव करें, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट किया ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट और लोग अपने पैसे को, कैपिटल को इन्वेस्ट करना शुरू करें। देन नेक्स्ट पॉलिसी वाज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन्स। अब यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इन सारों के थ्रू इन्होंने क्या किया कि बाहर की कंपनीज को इंडिया में आने से रोका, या कह लो रोका नहीं तो कहेंगे, बट दे हैव बीन, देयर एक्सेस हैज बीन लिमिटेड। उनके एक्सेस को लिमिट किया गया ताकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं इसने फॉरेन कैपिटल को भी आने से रोका, तो इसके बेनिफिट्स भी हुए, प्रॉब्लम्स भी हुए, दैट वी विल डिस्कस लेटर। नाउ दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है। हम अभी तक ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगा रहे थे, अब सरकार क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने देश में बनाएं। जो आजकल मेक इन इंडिया चल रहा है, इस चीज़ को शुरू करने की कोशिश करी गई। तो हम अपने इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट किससे कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से करने की कोशिश कर रहे थे कि हम चीज़ें मंगाने की जगह बनाएं और एक्सपोर्ट्स करें। restriction on foreign capital, FDI was not permitted at that point. foreign direct investment आप नहीं कर सकते थे। FIIs were a bit allowed, but आप सिर्फ कैपिटल, उस समय सरकार बिलीव करती थी कि बाहर से कंपनीज को बुलाने से अच्छा लोन ले लो, कर्ज लेना ज़्यादा अच्छा लगता था हमें इसके कि हम किसी और कंपनी को यहाँ पर बुलाएं अपनी कंट्री में। बट उस समय अगर हम बुलाते तो शायद हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्लरिश ना कर पाती। मे बी देयर कैन बी मैनी थॉट्स इन द पॉलिसी मेकर, इन द माइंड ऑफ पॉलिसी मेकर्स। थर्ड, सेंट्रलाइज प्लानिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़ भी बनाई जहाँ पर कि हमने अपने इकोनॉमिक प्लानिंग को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज विच वेर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन दोज 40 ईयर्स। अब इसके बाद कुछ अचीवमेंट्स भी हुए जब हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई, तो देयर वर सम अचीवमेंट्स ऑल्सो। तो वो अचीवमेंट्स कौन से थे, उन अचीवमेंट्स को देखना ज़रूरी है कि आखिर हमारी गवर्नमेंट में इन बेनिफिट्स की वजह से क्या अचीवमेंट्स हुए। सो नाउ मूव टू सम अचीवमेंट्स। अब क्या हुआ, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हमें देखने को क्या मिला, हमारे देश की जो आय थी वो बढ़ना शुरू हो गई, हमारी नेशनल इनकम बढ़ी। एंड नेशनल इनकम दैट इंक्रीज अराउंड 0.5% पर एनम के रेट से वो बढ़ना शुरू हुई। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी लोगों की। जो गरीब लोग थे या जो पॉपुलेशन थी, their income has increased because employment opportunities बढ़ रही थी, movement of goods and output of goods was increasing. Then savings and investments has also increased. हमारे पहले प्लान में 9% की राइज देखने को मिली, until 2017 it has increased to 32%. 30 से 32% तक हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई। तो दैट वाज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन कि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी दैट वाज टू एन एक्सटेंट सक्सेसफुल। इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस भी आए एग्रीकल्चर में, इसको समझना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या थे, पहले हमारे पास जमींदारी सिस्टम था जो हमने लास्ट वीडियो में समझा। अब उस जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया। जो लोग जिन ज़मीनों पे काम कर रहे थे सरकार ने उन्हें वो ज़मीन दे दी कि आप इस पर खेती कर सकते हो। उसके भी कुछ अलग अलग तरीके हैं, कुछ ज़मीन लीज के फॉर्म में दी गई, कुछ किसानों को एज एन ओनर दे दी गई। तो दे हैव सर्टेन process through which those lands have been given to the people। और लैंड सीलिंग भी करी गई। इसमें क्या हुआ, लैंड सीलिंग में, इंस्टीट्यूशनल चेंज में, कि आप एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीनें नहीं रख सकते हो। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी उनकी ज़मीनें ले ली गई और वो फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई जो उस पर काम कर रहे थे।
इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने नौकरों के नाम पे भी ज़मीनें रख दी, अपने रिश्तेदारों के नाम पे भी ज़मीनें रख दी ताकि वो अपनी ज़मीनों को बचा सके। तो दैट वाज अ जोक अपार्ट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की वजह से ज़मींदार और टिलर्स या वर्कर्स के बीच का रिलेशन ख़त्म हुआ, एक्सप्लॉयटेशन का एक अंत हुआ और लोगों के पास अपनी ज़मीनें आ गई और वो खेती करना शुरू कर दिया उन्होंने। और कुछ टेक्निकल चेंजेस भी आए। टेक्निकल चेंजेस कैसे कि हमारा एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ी, हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में भी काम करने लगे, यानी ऐसे बीज जो कि ज़्यादा आउटपुट देते हैं, कम समय में ज़्यादा फसलें पैदा होती हैं। तो दैट ऑल्सो केम इन टू एग्जिस्टेंस। हमने पेस्टिसाइड्स और इनका भी यूज़ करना शुरू किया, तो दैट हैज़ इंक्रीज्ड आर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डाइवर्सिफाई भी हुई, हमने बहुत सारे नए सेक्टर्स में स्टेप इन किया एंड देयर वाज अ ग्रोथ इन आउटपुट हैज़ बीन सीन। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी हुई हमारे यहाँ पे। द रोड्स हैव बीन इंक्रीज्ड, द टेलीकम्युनिकेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड, रेलवेज हमारी आज भी थर्ड लार्जेस्ट रेलवे है पूरी दुनिया में। सो वी हैव इंक्रीज्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक चीज़ और डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? समाज तभी खुश रहता है जब वो बीमारियों से बचा रहे और शिक्षित हो। तो हमने इन दोनों चीज़ों में भी बहुत काम किया। एजुकेशन पर भी काफ़ी काम किया सरकार ने, स्कूल्स एंड ऑल हैव बीन ओपन एंड द हेल्थ फैसिलिटीज़ हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू एन एक्सटेंट। सो अब जो भी हमने चीज़ें करी, ये इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी कमी आई एंड फॉरेन ट्रेड हैज़ ऑल्सो शॉन अ इंक्रीज। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई जो कि हमारे अचीवमेंट्स थे। नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़े इन 40 सालों में। इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस आए हमारे एग्रीकल्चरल सिनेरियो में, इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, रेलवेज, रोड्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस। रिडक्शन हुआ अनएम्प्लॉयमेंट में और फॉरेन ट्रेड में हमें इंक्रीज देखने को मिला। बट देन टू दीज प्लान्स बीइंग अ डेवलपिंग इकॉनमी, और हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी थी, तो ये फेल्योर्स के साथ भी आई। तो आइए कुछ फेल्योर्स देखते हैं विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी नोन टू अस, कि हमें आगे और क्या करना है, कैसे हम इकॉनमी को समझ सकते हैं। भाई हमें अगर भूतकाल पता होगा, अगर पास्ट पता होगा, तभी वर्तमान समझ में आएगा और तभी हम भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। सो वी कैन मेक गुड पॉलिसीज़ इन फ्यूचर। आप बच्चे देश का भविष्य हो तो यू विल बी मेकिंग पॉलिसीज़ इन फ्यूचर में भी। तो आपको ये सारा सिनेरियो पता होना चाहिए, इसलिए हिस्ट्री इज़ नेवर लेस इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फेल्योर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। एब्जेक्ट पॉवर्टी, इतने सारे पॉवर्टी एलिविएशन के मेजर्स लेने के बाद भी हमारे यहाँ पे 21% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहने को मजबूर थे आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन 1990 में। प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि हम उतना आउटपुट नहीं कर पाए जिस रेट से हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी। तो प्राइस हैव इंक्रीज्ड, लोगों ने मैनिपुलेट भी किया गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। सो देयर वर मैनी थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारे यहाँ पे प्राइस राइज भी बहुत ज़्यादा हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड, इतनी सारी पॉलिसीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के बाद भी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन था और जो लोगों का माइंडसेट था, दैट हैज़ लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट, जितनी हमें ज़रूरत थी हम उतना डेवलप नहीं कर पाए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था वो प्रॉपरली नहीं हो पाया। हम सोशल वेलफेयर की बात शुरू से करते रहे, लेकिन हम लोगों के बीच में वेल्थ को और इनकम को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। इन सारे रीजंस की वजह से क्या हुआ कि हमें ग्लोबल क्राइसिस भी फेस करने को मिली, क्योंकि हम उस तरीके से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। तो 1990 के बाद हमें अपनी पॉलिसीज़ को चेंज भी करना पड़ा।
तो वो एक अलग फेज़ है जिसे हम पढ़ेंगे, बट अभी इन चीज़ों को पहले पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, पावर्टी हम पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर पाए, 21% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते रहे। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, हमारे यहाँ पे प्राइसेस बहुत महंगे हो गए, हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई, हम इंटरनेशनल मार्केट में परचेजेस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होने लगी 1990 पहुँचते तक। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा काफ़ी वजह तेज़ी से। इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट एडिक्वेट जिससे कि हम डेवलपमेंट कर सके, तो हमें हैवी इंडस्ट्रीज़ और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने की अभी भी बहुत गुंजाइश थी। और लोगों के बीच में वेल्थ और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करना भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। So this was a picture of the plans which were taken into consideration and finally we have reached to 1990 और हमने अपनी पॉलिसीज़ को अमेंड किया। बिफोर गोइंग टू 1991 अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर में क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे इस इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट 2 जो होगा दैट विल बी ऑफ एग्रीकल्चर फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़, क्योंकि हिंदुस्तान बिना कृषि के नहीं पढ़ा जा सकता, तो हम उसे स्टडी करेंगे। कोई भी डाउट्स हो इस सेशन में तो डू आस्क फ्रॉम आवर व्हाट्सएप नंबर 9648550965 एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग आदनन।